नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज से मैं उत्तराखंड की कंटिन्यू सीरीज जो आपसे वादा किया गया था उसको शुरू कर रहा हूं। और आज से हम पहला जो चैप्टर है उत्तराखंड का राज्य जो गठन है, आपको जो बेसिक आपका उत्तराखंड के लेक्चर हैं वो आपके 2 लेक्चर आपके हो गए हैं। आज मैं उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है वो शुरू कर रहा हूँ। और हिस्ट्री में जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गढ़वाल का परमार वंश। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री में आप देख लीजिए कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने वो आपसे बोला था कि मैं आप कंटिन्यू इस सीरीज को शुरू करूंगा आपकी उत्तराखंड वाली को। तो हिस्ट्री में हमने जो पढ़ना है उसमें हमारे उत्तराखंड के 2 राजवंश हम इसमें पढ़ेंगे, एक परमार राजवंश और एक गढ़वाल चंद राजवंश के बारे में, जो कुमाऊं का चंद राजवंश है। ज्यादा क्वेश्चन आपके गढ़वाल के परमार वंश से ही बढ़ते हैं। तो परमार वंश से हम पहला जो सीरीज है अपनी चैप्टर की पहली शुरुआत वो परमार वंश से कर रहे हैं। इसके बाद परमार और चंद के बाद हम गोरखा शासन, गोरखा के बाद हम टिहरी रियासत, टिहरी रियासत के बाद हम जो 24 अंग्रेज कमिश्नर है उसको पढ़ेंगे और लास्ट में हम उत्तराखंड राज्य गठन। इससे पहले मैं आपकी सीरीज दे चुका हूं उत्तराखंड राज्य गठन की, तो वहां आपसे देख लेना। तो फिलहाल हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो उत्तराखंड का जो गढ़वाल राजवंश है, गढ़वाल राजवंश में परमार राजवंश को हम शुरू कर रहे हैं। देखो, परमार राजवंश के बारे में वैसे तो हमारे 60 राजा हैं जो परमार राजवंश के बारे में हमने पढ़ने हैं, पर 60 के 60 पॉसिबल नहीं है पढ़ने। तो जो इंपॉर्टेंट राजा होंगे उन्हें हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमार राजवंश के बारे में थोड़ा ये भी है कि जो शुरू के राजा आते हैं कनकपाल, या कनकपाल के बाद जो आप सोनपाल पढ़ते हैं या लसनपाल पढ़ते हैं, अनंतपाल पढ़ते हैं, जगतपाल पढ़ते हैं, इतिहास 36 या 37 राजाओं तक थोड़ा सा डिस्टर्ब मिलता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब मिलता है हमको इतिहास। उसके बाद अजयपाल, अजयपाल के बाद जब 42वें राजा सहजपाल करते हैं तो लगभग 42वें राजा से हमारा जो सहजपाल है उसके बाद हम कंटिन्यू इसको ये पढ़ते हैं। तो फिलहाल जो वन लाइनर में हमारे राजा चलते हैं शुरू में वो पढ़ेंगे, अजयपाल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज परमार राजवंश की, जो गढ़वाल का हमारा राजवंश है, जिसे हम परमार राजवंश, परमार राजवंश या कहीं कहीं आपको पंवार राजवंश के बारे में भी इसकी जानकारी मिलती है। पंवार राजवंश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहां का राजवंश था। तो परमार या परमार जो पंवार राजवंश था ये हमारा गढ़वाल का राजवंश है, ये हमारा गढ़वाल का राजवंश है। ठीक, अब इस परमार राजवंश से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस परमार राजवंश की स्थापना किसने करी है, कौन वो पहला राजा था जिसने इस परमार राजवंश की स्थापना करी, इनकी सबसे पहले राजधानी कौन सी थी, या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, परमार राजवंश से शुरू करने से पहले कि इस परमार राजवंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है, ये जो गढ़वाल का राजवंश है इसकी जानकारी कहां से मिलती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके सोर्स क्या क्या हैं। क्योंकि जो आपने देखा होगा उत्तराखंड का जो इतिहास है या उत्तराखंड की जितनी भी किताबें उनमें जो हिस्ट्री है उत्तराखंड की बड़ी वो है। अजय रावत कुछ और बोलते हैं, राजेंद्र बलोदी कुछ और बोलते हैं, यशवंत सिंह कटौच कुछ और बोल रहे हैं, घनश्याम जोशी कुछ और बोल रहे हैं। तो अलग अलग इतिहास आपका अलग अलग किताबें बताती हैं। फिर भी हम अगर कंक्लूड करके लें तो कुछ किताबें हैं जो आपको बड़ा सटीक सा इसका इतिहास बताती हैं। इनमें से कुछ किताबें हैं जो सबसे पहले, वैसे तो आप बाद में भी इन किताबों को पढ़ेंगे, पर सबसे पहले कुछ किताबें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको याद रखना है मानवदय काव्य, जो परमार राजवंश के बारे में आपको सटीक सी जानकारी देता है वो है आपका मानवदय काव्य। तो मानवदय काव्य आप मानसा में भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप याद रखना ये जो मानवदय काव्य है ये किसने लिखा है। तो जो मानवदय काव्य है वो आपके कवि भरत या भरत कवि ने लिखा है। इससे भी आपको परमार राजवंश की स्पष्ट जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पहला याद रखना कि परमार वंश की जानकारी के जो ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास उनमें से कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो उनमें से एक पुस्तक है आपकी जिसका नाम है मानवदय काव्य, जो भरत कवि ने लिखी है। दूसरा एक किताब है आपकी जिसका नाम है गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास। तो ये जो गढ़वाल का इतिहास है इसके जो राइटर है वो आपको ध्यान रखने वो है हरिकृष्ण रतूड़ी। ये आप पढ़ेंगे नरेंद्र शाह में, उनके दरबार में थे ये हरिकृष्ण रतूड़ी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक किताब इनकी है जिसका नाम है गढ़वाल का इतिहास, इससे भी आपको जानकारी मिलती है परमार राजवंश की। इसके अलावा सुदर्शन शाह, जब आप टिहरी रियासत पढ़ेंगे, टिहरी में जो पहला राजा पढ़ेंगे अंग्रेजों के बाद 1815 में, उसका नाम होगा सुदर्शन शाह, और उसने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है सभासार। तो सभासार जो आपके सुदर्शन शाह ने लिखी है, इससे भी आपको परमार राजवंश की जानकारी बहुत स्पष्ट ढंग से मिलती है। तो यह है सुदर्शन शाह। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, जैसे फतेह शाह यशो वर्णन हो गया आपका,
फतेह शाह करण ग्रंथ हो गया आपका, इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें जो आपको परमार राजवंश के बारे में जानकारी देती हैं। एक किताब जो अभी एग्जाम में पूछी गई थी वो है गुलदस्त तवारीख कोह ए टिहरी गढ़वाल। गुलदस्त तवारीख, ये किताब अभी एग्जाम में पूछी थी, तवारीख कोह ए टिहरी गढ़वाल, कोह ए टिहरी। तो आपको याद रखना है ये गुलदस्त तवारीख कोह ए टिहरी, ये किताब किसने लिखी है? तो ये मियां प्रेम सिंह ने लिखी है, मियां प्रेम सिंह। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ किताबें हैं, बस इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, पर कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनके बारे में आपको एग्जाम में पूछता है कि जो परमार वंश की आपको स्पष्ट जानकारी देती है। उन किताबों में सबसे पहले है मानोदय काव्य जो भरत कवि ने लिखी है, इसके अलावा गढ़वाल का इतिहास जो हरिकृष्ण रतुड़ी ने लिखी है, इसके अलावा सभासार नामक ग्रंथ है जो सुदर्शन शाह ने लिखा है, और गुलदस्त तवारीख कोह ए टिहरी गढ़वाल जो किताब आपकी मियां प्रेम सिंह ने लिखी है। इसके अलावा एक अंग्रेज विद्वान आते हैं जिनका नाम है बैकेट, एक अंग्रेज विद्वान आते हैं जिनका नाम है बैकेट। इन्होंने परमार राजवंश के राजाओं की सूची दी है। तो अगर सूची की बात करें, लिस्ट की बात करें, तो सबसे प्रमाणिक सूची, इसके अलावा एटकिंसन भी है जिन्होंने ये सूची बनाई है, पर टिहरी गढ़वाल के जो राजा हैं या परमार वंश के जो राजा हैं, गढ़वाल के जो राजवंश है उसके बारे में जो स्पष्ट राजाओं की सूची आती है वो बैकेट की सूची आती है। तो याद रखना, अगर राजाओं इतिहासकारों की सूची में आ गया तो जो बैकेट विद्वान है, बैकेट की सूची को सबसे प्रमाणिक माना गया है, सबसे प्रमाणिक माना गया है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि गढ़वाल या परमार राजवंश के जो राजा हैं उनकी सबसे ऑथेंटिक सूची किसको माना गया है, तो वह बैकेट की सूची है। ठीक है, तो इन्हीं किताबों के अनुसार जो गढ़वाल का इतिहास लिखा गया है या जो गढ़वाल का परमार वंश का इतिहास लिखा होगा वो हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कुछ किताबें मैंने आपको बता दी और यहां पे मैंने बैकेट की सूची बता दी जो परमार वंश के राजा या गढ़वाल के राजाओं के बारे में आपको जानकारी देती है। अब हम शुरू करते हैं कि गढ़वाल के परमार राजवंश की स्थापना कहां, किसने करी, कैसे करी, क्या क्या हुआ। तो देखो आप क्या याद रखेंगे इसमें, सबसे पहले आप एक राजा याद रखेंगे, इस राजा का नाम है कनकपाल, इस राजा का नाम है कनकपाल। तो पहला राजा आप याद रखेंगे जिसका नाम है कनकपाल। तो अगर आपसे पूछेगा कि परमार राजवंश या गढ़वाल राजवंश की स्थापना किसने करी थी, तो आपका आंसर होगा ये राजा था आपका कनकपाल। तो याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि गढ़वाल राजवंश की स्थापना किसने करी, गढ़वाल राजवंश की स्थापना किसने करी, तो आपको याद रखना है कि गढ़वाल राजवंश की स्थापना वो कनकपाल ने करी। ठीक, अब इसमें भी विद्वानों में मतभेद है कि ये जो कनकपाल था, ये कनकपाल कहां से आया था। तो ध्यान रखना है आपको, ये कनकपाल कहां से आया था, इसमें भी विद्वानों में मतभेद है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये कनकपाल राजा था ये कहां से आया था। तो ऑथेंटिक इसकी माना जाता है कि ये जो कनकपाल राजा है वो धार नगरी गुजरात से, धार नगरी गुजरात, आपको ध्यान रखना है कि धार नगरी गुजरात से ये घूमने आया था अपने चमोली वाले क्षेत्र में, चमोली वाले क्षेत्र में, मतलब ये तीर्थ यात्रा करने आया होगा। ये हम मान रहे हैं कि ये धार नगरी गुजरात से ये तीर्थ यात्रा करने यहां बद्रीनाथ या केदारनाथ वाले एरिया में आया होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है जो कनकपाल वो कहां से आया था, तो धार नगरी गुजरात से आया था। कहां आया था, तो ये चमोली वाले एरिया में आया था तीर्थ यात्रा करने। तो यहीं पर एक छोटा सा गढ़ था आपका जिसका नाम था चांदपुर गढ़, चमोली में एक छोटा सा गढ़ था जिसका नाम था चांदपुर गढ़। ठीक, आपको याद है, आपको यह भी पता होगा कि गढ़वाल में पहले 52 गढ़ थे। गढ़ का मतलब छोटे छोटे राज्य थे, तो उनमें से एक गढ़ था जिसका नाम था चांदपुर गढ़, और इस चांदपुर गढ़ का जो राजा था वो था भानु प्रताप। इस चांदपुर गढ़ का जो राजा था उसका नाम था भानु प्रताप। तो कहा जाता है कि जब ये कनकपाल धार नगरी गुजरात से यहाँ तीर्थ यात्रा करने आया, जब ये बद्रीनाथ या इसके आसपास वाले एरियाओं में गया होगा, तो ये फिर जाता है चांदपुरगढ़ में। ठीक, और चांदपुरगढ़ का राजा कौन है, भानु प्रताप। तो जब कनकपाल भानु प्रताप के यहाँ जाता है तो भानु प्रताप इसे देख के बड़ा खुश होता है, और कहा जाता है इस भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह, इस भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया।
विवाह कनकपाल से कर दिया, ठीक। और दहेज के रूप में उसे मतलब कनकपाल को चांदपुर गढ़ दे दिया, ठीक। और यहीं फिर इस कनकपाल ने 888 ईस्वी में परमार राजवंश की स्थापना करी, ठीक। तो ये कहानी वैसे नहीं पूछता है, पर मैंने आपको बता दिया, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि परमार राजवंश की स्थापना या गढ़वाल राजवंश की स्थापना किसने करी है, तो गढ़वाल या परमार राजवंश की स्थापना अपने कनकपाल ने करी है। कनकपाल कहां से आया था, तो कनकपाल आपका धार नगरी गुजरात से आया था, ठीक है। ये कहां आया था, तो चमोली में, जो चमोली वाला एरिया, उसमें तीर्थ यात्रा को करने आया था। और तीर्थ यात्रा करने के बाद ये यहां पर एक गढ़ में जाता है, एक राज्य में जाता है चमोली में, जिसका नाम है चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ का जो राजा है वो है भानु प्रताप, और भानु प्रताप अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है, कनकपाल से कर देता है, और दहेज के रूप में उसे क्या दे देता है, चांदपुरगढ़ दे देता है। तो इसी चांदपुरगढ़ में फिर 888 ईस्वी में परमार वंश की स्थापना की जाती है, किसके, कनकपाल के द्वारा, ठीक। देखो, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो कनकपाल है ये गुज्जर देश से आया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो कनकपाल था वो गुज्जर देश से आया था, और गुज्जर देश प्राचीन क्षेत्र में बोला जाता था, जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान वाला जो एरिया है, ठीक। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं धारनगरी गुजरात से आया था, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये गुज्जर देश से आया था, और गुज्जर देश ये मानते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से आता है, ठीक है। तो गुज्जर, कुछ लोग मानते हैं कि गुज्जर देश से आया थे। अब ये गुज्जर देश से आया था, मतलब जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान वाला एरिया, उनमें से किसी एक जगह से आया था, ठीक है। तो इसका जो प्रमाण है, इसका जो प्रूफ है, ये ऐसे देते हैं कि गढ़वाल में जो गणेश की मूर्ति होती है, पता है आपको, गढ़वाल में जो हमारे गढ़वाली लोग हैं वो खोदी का गणेश जी को बहुत मानते हैं। हर चीज में जो भी हमारा शुभारंभ होता है वो गणेश की काम से होता है ना, खोली का गंडैना हो या खोदी का गणेश, तो गणेश की मूर्ति से, गणेश का चित्र या गणेश की पूजा से हमारा शुरुआत होती है। तो ये लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, गढ़वाल में जो गणेश की मूर्ति होती है, गणेश की जो मूर्ति होती है या गणेश का जो चित्र होता है, उसमें जो गणेश की सूंड होती है, जो भगवान गणेश की जो सूंड है वो दाहिनी तरफ होती है, दाहिनी तरफ मुड़ी होती है, ठीक। क्या मानते हैं, ये प्रूफ किस चीज से देते हैं कि ये गुज्जर देश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से आया होगा। इसके लिए प्रूफ क्या देते हैं कि गढ़वाल में जो भी गणेश की फोटो होगी या गणेश की जो भी मूर्ति होगी, उसमें भगवान गणेश की जो सूंड होगी वो दाहिनी तरफ घूमी होगी, ठीक। तो ये बताते हैं कि गणेश की सूंड दाहिनी तरफ घूमी हुई सिर्फ कहां होती है, या तो गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है, या राजस्थान में होती है। बाकी और देशों में, भारत में जो गणेश की सूंड होती है बाईं तरफ घूमी होती है। तो इसलिए विद्वान ये मानते हैं कि शायद ये कनकपाल है वो गुज्जर देश से आया होगा, ठीक है। तो दो याद रखना, कुछ लोग मानते हैं कि धारनगरी गुजरात से आया है, कुछ लोग ये मानते हैं कि गुज्जर देश से आया होगा। गुज्जर देश से क्यों आया होगा, कैसे प्रमाण देते हैं कि गढ़वाल में जो गणेश की मूर्ति होती है, जो गणेश की फोटो होती है, गणेश का चित्र होता है, उसमें भगवान गणेश की जो सूंड होती है वो दाहिनी तरफ घूमी होती है, और ऐसा चित्र या ऐसी मूर्ति भारत में केवल गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान वाले एरिया में ही गणेश की होती है, ठीक है। तो दो पॉइंट यहां पे याद रखना, एक या तो गुज्जर देश से आया था या धारनगरी गुजरात से आया था। याद रखना यहां पर पॉइंट कि जो गणेश की सूंड दाईं तरफ घूमी हुई है, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले जो गणेश की सूंड थी वो दाईनी ओर घूमी हुई है, इस बात के प्रमाण कहां से मिले, तो आपको याद रखना है कि जो सुदर्शन शाह था, जो टिहरी गढ़वाल का पहला राजा था जिसने टिहरी की स्थापना करी थी, सुदर्शन शाह ने एक महल बनाया था टिहरी में, उसका नाम था पुराना दरबार। पुराना दरबार ये महल था सुदर्शन शाह का, ठीक। और इस महल का जो मुख्य द्वार था, इस महल का जो मुख्य द्वार था, उसमें जो भगवान गणेश की फोटो लगी हुई थी या गणेश भगवान का जो चित्र लिखा हुआ था, वहां पर गणेश भगवान की जो सूंड थी, गणेश की जो
सूंड थी वो दाहिनी तरफ घूमी हुई थी, दाहिनी तरफ घूमी हुई थी। तो याद रखना, इसीलिए हम मानते हैं या तो ये गुजरात से आया था या महाराष्ट्र से आया था या राजस्थान से आया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्रमाण हैं, किताबें मैंने आपको बता दी, तो ज्यादा इसमें ज्यादा एंटर करेंगे नहीं, मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है परमार राजवंश की स्थापना किसने करी, तो कनकपाल ने करी। दूसरी बात याद रखना, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई, जो इसने अपनी राजधानी बनाई वो राजधानी इसने बनाई चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़। ठीक, तो आपसे पूछेगा परमार राजवंश की पहली राजधानी कौन सी थी, परमार राजवंश की पहली राजधानी आपसे पूछेगा। तो याद रखना, अगर आपसे पूछता है परमार राजवंश की पहली राजधानी कौन सी थी, तो वो थी आपकी चांदपुरगढ़। क्योंकि याद रखना, चांदपुरगढ़ के बाद इनकी राजधानी शिफ्ट होगी देवलगढ़ में, देवलगढ़ से शिफ्ट होगी श्रीनगर में, और श्रीनगर से शिफ्ट होगी टिहरी गढ़वाल में। तो आपको याद रखना है किस राजा ने कहां पर शिफ्ट करी, कैसे कैसे करी। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि परमार वंश की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी, चांदपुरगढ़ थी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो परमार राजवंश का इतिहास है 3637 राजाओं तक, लगभग 3636 राजाओं का, ये हमें सिस्टमैटिक नहीं मिलता है, क्रमबद्ध नहीं मिलता है। तो हम वन लाइनर राजा पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो राजा हमें मिलता है वो मिलता है हमें सोनपाल। अगला राजा जो हमें मिलता है वो मिलता है सोनपाल। तो सोनपाल से आप क्या याद रखेंगे, देखो 36 या 37 अजयपाल के पहले तक जो राजा है उसका इतिहास हमें सिस्टमैटिक नहीं मिलता है। अजयपाल हम 36वां या 37वां राजा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 3-4 राजाओं का गैप आता है, 42वां राजा। तो सहजपाल, जब हम सहजपाल पढ़ेंगे उसके बाद के राजा हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। फिलहाल बीच बीच में वन लाइनर राजा आते रहेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सोनपाल के बारे में तो आपको याद रखना ये जो सोनपाल था ये पहला परमार वंशीय राजा था, परमार वंशीय राजा जिसने अपनी राजधानी भिलंग घाटी बनाया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नहीं मिलता है, पर फिर भी अगर क्वेश्चन पूछ देता है भिलंग घाटी जो टिहरी गढ़वाल में है आपकी, ये ऑथेंटिक नहीं मिलता हमें, पर फिर भी कई कई किताबों में लिखा हुआ है तो इसलिए हम लिख देते हैं। क्योंकि कुछ ये बोलते हैं कि कनकपाल और सोनपाल एक ही राजा थे, है ना। कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब सोना होता है, तो कनक से सोनपाल इन्होंने बना दिया। फिर भी आपको याद रखना है कि गढ़वाल का वो कौन सा राजा था या परमार वंशीय वो कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी कहां बनाई, भिलंग घाटी बनाई, तो वो सोनपाल था। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे एक राजा आएगा जिसका नाम होगा जगतपाल। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी हम वन लाइनर पढ़ेंगे सिर्फ जगतपाल। जगतपाल से आप याद रखेंगे कि जगतपाल कौन था, तो ये पहला परमार वंशीय राजा होगा या पहला गढ़वाल का राजा होगा, गढ़वाल का राजा होगा जिसका ताम्रपत्र आपको मिलेगा, जिसका ताम्रपत्र आपको मिलेगा। और ये ताम्रपत्र कहां से मिलेगा, तो याद रखना ये मिलेगा आपको देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। तो याद रखना पहला परमार वंशीय राजा जिसका अभिलेख हमें प्राप्त हुआ तो वो कौन था, जगतपाल था। इसका एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ और ये कहां से हुआ है, तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। ताम्रपत्र क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं तो उसकी फोटो ले लेते हैं ना। हमारी शादी होती है या हम कोई कहीं भी घूमने जाते हैं तो अपने यादगार के लिए उस फोटो को ले लेते हैं। पहले जमाने में फोटो वोटो तो होती नहीं थी कुछ, तो ये राजा लोग क्या करते थे, अपने कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी इन्होंने दान दिया हो, उसको अलग अलग चीजों पे लिखवा देते थे, तो उन्हें ही हम अभिलेख कहते थे। अगर ये पत्थरों पे लिखा दे तो उसे शिलालेख कहते थे, दीवारों पे लिखा दे तो उन्हें भित्ति लेख कहते थे। ठीक है, गुफाओं में लिखा दिया तो उसे गुहा लेख कहते थे, किसी खंबे पे लिखा दिया तो वो स्तंभ लेख होता था, किसी सोने के पत्र में लिखा दिया तो उसे स्वर्ण पत्र बोलते थे, किसी तांबे के सीट पे लिखा दिया तो उसे ताम्र पत्र बोलते थे, और इन्हीं सबको मिला के हम क्या बोलते थे, अभिलेख बोलते थे। तो याद रखना कि पहला परमार वंशीय राजा जिसका ताम्रपत्र आपको प्राप्त हुआ वो कौन था, जगतपाल। और ये ताम्रपत्र मतलब एक तांबे की सीट में उसने लिखवा दिया होगा, कुछ भी अच्छा काम किया होगा, कोई दान दिया होगा या उसके घर में किसी का बर्थडे हुआ होगा या कुछ ने उसने किसी ब्राह्मण को भूमिदान दे दी होगी, तो उस तांबे की सीट में उसने लिखवा दिया होगा कि भाई मैं ये राजा, मेरे पिताजी का नाम ये, और मैंने इस तिथि को इस ब्राह्मण को ये भूमि दान में दी है। ठीक है,
तो वही है ताम्रपत्र। तो आपको याद रखना है गढ़वाल का पहला राजा जिसका ताम्रपत्र आपको प्राप्त हुआ था वो कौन था, तो वो था जगतपाल। ठीक है, अगला राजा आपने याद रखना है ये था अनंतपाल, और ये पिछली बार आपके पेपर में आ चुका है अनंतपाल। तो आपको याद रखना है अनंतपाल ये पहला राजा था जिसका आपको धार शिलाभिलेख प्राप्त हुआ है। धार शिल अभिलेख ये पेपर में आ चुका है कि धार शिल अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो याद रखना एक अभिलेख मिला है हमें जो था आपका धार शिल अभिलेख, और धार शिल अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो वो था आपका जगतपाल। ताम्रपत्र किससे संबंधित था, जगतपाल, और धार शिल अभिलेख किससे संबंधित था, तो अनंतपाल। और ये पेपर में आ चुका है कि धार शिल अभिलेख किस परमार वंशीय राजा से संबंधित था, तो वो था अनंतपाल। ठीक है, कितने राजा हो गए, सबसे पहले कनकपाल, इसने स्थापना करी। सोनपाल, इसने अपनी राजधानी भिलंघाटी बनाई। जगतपाल ये पहला परमार वंशीय राजा होगा जिसका ताम्रपत्र मिलेगा। कहां से मिलेगा, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। अनंतपाल जिसका आपको धार शिल अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो धार शिल अभिलेख या धार शिलाभिलेख किससे संबंधित है, तो वो अनंतपाल होगा आपका। ठीक है, अगला राजा आपने याद रखना है वो है आपका लखनपाल या लसणपाल। कहीं कहीं आपको लखनपाल मिलेगा या कहीं कहीं आपको लसणपाल मिलेगा। तो देखो लसणपाल और लखनपाल से आपने क्या याद रखना है, ये पहला परमार वंशीय राजा होगा या पहला गढ़वाल का राजा होगा, कुछ भी बोलो आप, परमार वंशीय बोलो या गढ़वाल राजा बोलो, ये पहला गढ़वाल का राजा होगा जिसकी स्वर्ण मुद्राएं आपको प्राप्त हुई। ठीक है, तो याद रखना कि पहला परमार वंशीय राजा जिसकी मुद्रा, वैसे मुद्रा तो सबने चलाई होंगी पर जिसका सबसे पहले इनको मिला है, तो सबसे पहले जिस राजा की मुद्राएं आपको मिली हैं, गढ़वाल के राजा की मुद्राएं, वो कौन होगा आपका, वो लखनपाल या लसणपाल होगा। तो याद रखना पहला गढ़वाल का राजा जिसकी स्वर्ण मुद्राएं या मुद्राएं आपको प्राप्त होंगी वो कौन होगा, लखनपाल। ठीक, और यहां पर वन लाइनर में अंतिम राजा याद रखना आपका विजयपाल। विजयपाल, तो देखो विजयपाल से आप क्या याद रखेंगे, तो एक बात याद में रखना यहां पर, जो भी गढ़वाल का राजा बनेगा, अभी तो ये पहली क्लास थी, आगे जब और क्लासेस होंगी तो याद रखना गढ़वाल का जो भी राजा बनेगा या तो वो किससे युद्ध करेगा, कुमाऊं के राजाओं से युद्ध करेगा या तिब्बत के राजाओं को इससे युद्ध करेगा। तो तिब्बत को हम दापा क्षेत्र या भोट क्षेत्र के नाम से जानते थे। तो याद रखना कि आपसे पूछेगा गढ़वाल का पहला राजा या परमार वंश का पहला राजा, परमार वंश का पहला राजा जिसने दापा क्षेत्र पर आक्रमण किया, दापा क्षेत्र पर आक्रमण किया या तिब्बत पर आक्रमण किया, वो कौन था आपका, वो था आपका विजयपाल। ठीक है, तो आज यहीं तक ये क्लास रखते हैं जिसमें मैंने आपको परमार वंश के शुरू के वन लाइनर के सारे राजा बता दिए, जिनमें कनकपाल, सोनपाल, जगतपाल, अनंतपाल, लखनपाल और विजयपाल हमने पढ़ाए। ठीक है, अगली क्लास में हम डिटेल में शुरू करेंगे और अगली क्लास में जो राजा हम पढ़ेंगे वो होगा अजयपाल। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अगली आपकी क्लास संडे को आ जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।